ये लागू हुआ था और उससे आज तक सैकड़ों नए सुझाव और सैकड़ों अमेंडमेंट हुई हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर अगर यहाँ किसी एक्ट के तहत किसी क्लॉज में, किसी सेक्शन में कहीं ये झलकती है कि यहाँ शोषण की संभावना है, तो उसकी अमेंडमेंट हो सकती है। मैं तो अब भी किसान के साथ हूँ, ये किसने बोल दिया कि मैं नहीं हूँ? मैं किसान का बेटा हूँ और मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो किसान विरोधी होगी वो मेरे गले नहीं उतरती। कि कहीं ना कहीं हमारे एक्ट में कमी रही होगी तो वो उसकी बैठ के दोबारा से उसको सोचा जा सकता है कि इसके कौन से क्लॉजेज हैं जिनको हम और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। रगों में भी छोटू राम जी का खून है, मैं उनका नाती हूँ और मैं ये समझता हूँ कि किसान का शोषण किसी प्रकार से भी किसी शक्ल में अगर होता है तो कोई उसके साथ जुड़ने का तो सवाल ही नहीं। कोई ये समझे कि किसान को समझ नहीं आती, वो जो समझाने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा समझदार हैं। हमारी सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि मंडी से बाहर भी अगर किसान चाहे तो बेच सकता है, अगर चाहे तो इसको आप इसकी व्याख्या ये करो कि नहीं आपको तो बाहर ही बेचनी है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि व्यवस्था बदलने पे और नई व्यवस्था आने पे कई चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें संशय बना रहता है। आदमी ये सोचता है ये हुआ है तो ये हमारे हित में नहीं है, इससे ये परिस्थिति आ सकती है कि हमारा फिर से शोषण होना शुरू ना हो जाए। तो ये परिस्थिति है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल सुधार हैं वो विश्वव्यापी हैं, सिर्फ देशव्यापी नहीं। तो आपके लिहाज से मतलब लगता है कि ये फेवरेबल बिल है, इनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला? मेरे लिहाज की बात नहीं है, मैं बता दिया आपको कि आप जो बात है, मैं किसान का बेटा हूँ और मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो किसान विरोधी होगी वो मेरे गले नहीं उतरती। लेकिन कई चीज़ें जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर में एक स्ट्रक्चरल जो तब्दीली है उसका प्रभाव इसलिए ज़रूरी है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में, और ये कोरोना ने दिखा दिया कि अगर किसान खड़ा नहीं रहता तो इस कोरोना के युग में इंडस्ट्री गायब थी, 30% से भी नीचे प्रोडक्शन आ गई थी, सर्विस सेक्टर बिल्कुल ठप हो गया था, लोगों को ये बोल दिया था अपने घर में बैठे रहो, वहीं से काम करो, कितना करोगे वो अलग बात। तो आज विश्वव्यापी इकोनॉमी में अगर कोई खड़ा रहा और जिसने पहले से ज़्यादा पैदा किया वो किसान है, तो उसके हित की बातें होनी चाहिए। और अगर उसके हित की बात है तो वीरेंद्र सिंह उसका पक्षधर है, और हित की बात नहीं तो वीरेंद्र सिंह उसका पक्षधर नहीं, क्योंकि मेरी रगों में भी छोटू राम जी का खून है, मैं उनका नाती हूँ और मैं ये समझता हूँ कि किसान का शोषण किसी प्रकार से भी किसी शक्ल में अगर होता है तो कोई उसके साथ जुड़ने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन साथ में मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों का अध्ययन करने का, इनका आकलन करने का और इन चीज़ों से क्या रिजल्ट निकलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो एमएसपी भी लग रहा है कि इससे छेड़छाड़ नहीं होगी। भाई एक सबसे बड़ा खतरा तो किसानों को यही लग रहा है कि भाई एमएसपी नहीं रहेगी। आपने कहा चलो बाहर बेचो अंदर बेचो आपकी मर्जी है, लेकिन बाहर एमएसपी नहीं होगी, शोषण का खतरा तो यही है। देखिए बात यह है कि जो अर्थशास्त्र है वो दुनिया में आज के दिन उसका बोलबाला है। आज के दिन राजनीति शास्त्र का बोलबाला नहीं, आज के दिन धर्म के शास्त्र का बोलबाला नहीं, आज के दिन अर्थशास्त्र का बोलबाला है। और इसीलिए किसान को ये डर लगता है कि कहीं बड़े लोग जब मंडी से बाहर खरीदारी करें तो कहीं तुम्हारे को
शोषण का शिकार ना बनना पड़े। तो इसीलिए जो ये एक्ट है इसमें प्रावधान किए गए हैं। और देखिए मैं एक बात और बताऊं आपको, वो प्रावधान है कि किसान को इस प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिले, शोषण की जो बात है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जीएसटी आपने देखा होगा, जीएसटी में शुरू में बहुत उसका क्रिटिसिज्म हुआ था और कह रहे थे ये तो देश की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी और ये गलत है। और जीएसटी को अब 2-2.5 साल से ऊपर हो गए। जीएसटी एक ऐसी एग्जाम्पल है जो किसी संघीय ढांचे की सही उसका डेफिनेशन है। जीएसटी में जब ये लागू हुआ था और उससे आज तक सैकड़ों नए सुझाव और सैकड़ों अमेंडमेंट हुई हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर यहाँ किसी एक्ट के तहत किसी क्लॉज में, किसी सेक्शन में कहीं ये झलकती है कि यहाँ शोषण की संभावना है, तो उसकी अमेंडमेंट हो सकती है। जब जीएसटी में आज तक जितने फैसले हुए 29 के 29 राज्यों की यूनानिमस, कोई फैसले में किसी का डिसेंट नहीं था। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये लेजिस्लेशन वो भी पार्लियामेंट में पास हुआ था, ये भी पार्लियामेंट में तो पास हम हुआ कह है। सकते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की नज़र में अभी है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करो, इनको देखो, अगर दिक्कत आएगी तो आप भी इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए किसानों के साथ हो जाएंगे, यही कह रहे हैं ना कि वेट एंड वॉच करो। नहीं, मैं तो अब भी किसान के साथ हूँ। ये किसने बोल दिया कि मैं नहीं हूँ? लेकिन मैं आपको एक बड़ी पिक्चर, सर छोटी पिक्चर इसकी सर समझ में नहीं आ रही कि भाई आप तो इतने किसान परिवार से हैं, पढ़े लिखे हैं, तमाम पदों पे रहे हैं, आपके लिहाज से कैसे हैं सर? मैंने आपको 2 बार बोल दिया है कि कृषि जगत में दुनिया भर में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस से ही इकोनॉमी बूस्ट हुई है। मेरे देश का दुर्भाग्य है ये कि जब हम 50% से अधिक जीडीपी का हिस्सा थे, आज वो घट के 14-15% पे आ गया। और किसान जो खेती का हिस्सा था, और किसान आज भी 62% किसान खेती पे निर्भर है। अगर उसी रेशो से जिससे हमारी जीडीपी में हमारा योगदान कम हुआ है, उसी रेशो से अगर किसान खेती के से उसके बेटे उसकी बेटियां दूसरे धंधों में जाते, दूसरे कामों में जाते, और वो 62% से अगर 32% पे होते, 35 पे होते, 40% पे होते, तो हम मानते कि खेती से अलग अदारे चले हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो 60-70 साल की व्यवस्था थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ एक ग्रीन रेवोल्यूशन को छोड़ के। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी 2 दशक तक, बल्कि 3 दशक तक उत्तरी भारत और ख़ास तौर पे हरियाणा पंजाब के किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब शिथिलता है, अब हमारे को रास्ते तलाश करने पड़ेंगे जिससे कि खेती सिर्फ ये नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ना, खेती को लाभकारी, खेती एक ऐसा धंधा है जिसमें प्रॉफिटेबल आए किसान। ये लाभकारी का मतलब ये नहीं है मैं भाई अगर मैंने 100 रुपये का बढ़ाया तो 150 में। लाभकारी का मेरा मतलब ये है कि देश की इकोनॉमी में किसान का आज हिस्सा जो अनुपात के तौर पे बहुत ही कम है, उसको बढ़ने की गुंजाइश होनी चाहिए। और उसको बढ़ने की गुंजाइश तभी हो सकती है जब मैंने कहा स्ट्रक्चरल चेंजेस को हमारे को मानना चाहिए कि स्ट्रक्चरल चेंजेस एक रास्ता है एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देने का, एग्रीकल्चर को लाभकारी सर बनाने एक आखिरी सवाल, आप माने ना माने, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से एक छोटी सी चूक जरूर हुई है कि चाहे आप जैसे बड़े किसान लीडर हैं या और लोग हैं, उनको अगर फील्ड में लगाते और लोगों से बात करते, ठीक है, इसका आपने कहा कि इसके अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं, तमाम चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन उन जनता तक, उन लोगों तक शायद पहुंचने में ये कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर चूक हो गई समझाने में। देखिए, अब मैंने बताया कि किसी भी पक्ष या विपक्ष में कोई सहमति 100% नहीं होती। और हमारे जो हमारी पार्टी में जो किसान संगठन है, उसने भी ये बात कही है जो आपने कहा कि किसानों से व्यापक रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए थी।
और किसान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट से, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ साधारण किसान और एलाइड, एग्रीकल्चर के एलाइड, ये सारे के सारे इन 3 जो एक्ट हुए हैं इनसे वो प्रभावित हुए हैं। तो और व्यापक, मैंने जैसे जीएसटी की आपको एग्जांपल दी, ये मैं आज भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे एक्ट में कमी रही होगी, तो वो उसकी बैठ के दोबारा से उसको सोचा जा सकता है कि इसके कौन से क्लॉजेज हैं जिनको हम और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसान की विश्वसनीयता हमारे इस प्रयास में कि स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं ये उनकी भलाई के लिए हैं, ये विश्वसनीयता अगर बनेगी तो उसको बात समझ आ जाएगी। कोई ये समझे कि किसान को समझ नहीं आती, वो जो समझाने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा समझदार हैं।